अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपने लास्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन पे बात करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी स्टार एंड व्हाट इज अ बाइनरी स्टार। इट इज़ अ वेरी गुड, वेरी स्मॉल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ना यार, लेट्स डिस्कस व्हाट अ बाइनरी स्टार सिस्टम एक्चुअली इज। Basically, when those stars, binary means two, when two stars are actually orbiting around each other, ये दो stars आपस में, एक system of two stars आपस में इस तरीके से orbit कर रहे होते हैं, इस system of stars को हम लोग binary stars बोलते हैं। ठीक है, they're following a certain amount of circular motion और इसमें ये stars move कर रहे होते हैं। इस particular case scenario को we discuss it and consider it as a binary star system। अब हमारे पास जो बाइनरी स्टार सिस्टम है, हमें इसमें ये बात रियलाइज करनी है कि एक सेंटर पॉइंट है, जो अभी आपने देखा भी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है। अबाउट दिस सेंटर पॉइंट ये दोनों स्टार्स आपस में ऑर्बिट कर रहे हैं एंड देन दे आर मूविंग इन अ सर्टेन वे, ऑर्बिटल हो रहा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बाइनरी स्टार सिस्टम बोलते हैं। इसके हमारे सिलेबस के अंदर देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत रेयर आते हैं बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एक क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है मेच्योर करेंगे एंड इवेंचुअली विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले बोलता है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द टू स्टार्स। देखिए हमारे पास एक स्टार दिया हुआ दैट इज m2, एक स्टार दिया हुआ दैट इज m1। दे आर मूविंग इन अ सर्टेन रेडियस और इनकी सेपरेशन जो है बिटवीन द टू स्टार्स इज बेसिकली दिस होल लेंथ। तो अगर मैं बाइनरी स्टार की बात करूं तो the force of gravity is going to be equal to gm1, that is the mass of the first star, m2 that is the mass of the second star, divided by the separation squared, that is going to be r1 plus r2 squared। ये बहुत सिंपल सी हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी। फिर बोलता है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय m1 टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। अच्छा, m1 इस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द जो है अपना जो है सर्किल कंप्लीट कर रहा है एंड लाइकवाइज m2 अपने r2 के अराउंड एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। इट्स लाइक दिस एंड इट्स लाइक दिस। इस तरीके से हमारे पास ये एक पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं m1 के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो m2 के लिए इज गोइंग टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गोइंग टू बी mr ओमेगा स्क्वायर्ड। अच्छा, इस बात को रियलाइज करना बड़ा जरूरी है दैट ओमेगा फॉर द टू स्टार्स आर ऑलवेज द सेम। ठीक है, ये दोनों स्टार्स एक ही एंगुलर वेलोसिटी पे मूव करते हैं। इस सिस्टम ऑफ बाइनरी स्टार्स की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एक ही एंगुलर वेलोसिटी पे आपस में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो इट्स गोना बी एज सिंपल एज इट गेट्स m1 एंड r1 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर्ड। सो m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, इसकी जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब the mass of the star 1 has a circular orbit of r1 and the star of m2 mass m2 has a circular orbit of r2. Both stars have the same angular speed, definitely this given. Write down an expression for the centripetal force required by m2 to perform the circular motion. तो m2 के लिए it's very simple, m2 r2 omega squared, that is going to be the centripetal force। mr omega squared थी, omega तो सेम है ना, m2 r2 omega square हो जाएगी। तो अपनी अपनी सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं जो आपने एज इट इज इक्वेशंस बना दी। गिवन दैट force of gravity provides the centripetal force by each star to perform the circular motion, use the above answer to show that m1 over m2 is equals to r1 over r2। अच्छा सवाल है। अब यार अगर मैं कहता हूं कि centripetal force is the force that is basically providing the, इस बात को समझिएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सेकंड ऑब्जेक्ट एज वेल, सेकंड बोथ स्टार्स के लिए। तो जी m1 m2 ओवर r1 प्लस r2 का जो होल स्क्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा स्क्वायर्ड एंड जी m1 m2 ओवर r1 प्लस r2 का जो होल स्क्वायर है दैट इज आल्सो इक्वल टू m2 r2 ओवर ओमेगा स्क्वायर।
क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना दैट इज पुलिंग ईच अदर टुगेदर इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बोथ ऑफ द मासेस, क्योंकि ये आपस में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं मानता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बराबर हैं, आई कैन डायरेक्टली इक्वेट द सेंट्रीपिटल फोर्सेस फ्रॉम वन अनदर, m2r2 ओमेगा स्क्वायर्ड, एंड देन उसके बाद मैं इस बात से ओमेगा कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि ओमेगा इक्वल है, और मैं कह सकता हूं दैट m1 ओवर m2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। तो हमारे पास मासेस का जो रेशियो है m1 ओवर m2 ये r2 ओवर r1 के बराबर है। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, r2 ओवर r1 होगा, ठीक है। एंड ये बात हम लोग कह सकते हैं दैट फॉर अ बाइनरी स्टार सिस्टम जो मास ऑफ द स्टार होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू देयर रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, और ये चीज हमारे पास शो करने के लिए एग्जामिनेशन में आ जाती है, ठीक है। मीनवाइल ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी। इस बात से एक बात और रियलाइज होती है दैट जितना बड़ा मास होगा उसका उतना छोटा ऑर्बिट होगा, और जितना स्मॉलर मास होगा उसका ऑर्बिट उतना बड़ा होगा एक बाइनरी स्टार सिस्टम में। दो स्टार्स अगर आपस में बाइनरी स्टार सिस्टम हैं तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि इस केस सिनेरियो में ये जो लेफ्ट वाला स्टार है दैट इज हैविंग मोर मैसिव मास कंपेयर टू द राइट वन स्टार, तो ये हमारे पास इस बात से डिड्यूस हो जाता है। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, बहुत रेयरली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट अगेन चलें पार्ट ऑफ सिलेबस है तो व्हाई नॉट। नाउ लेट्स डू अ कैलकुलेशन। हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट टाइम पीरियड इज 4 years, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज दिस, और बोला हुआ है m1 इज इक्वल्स टू 4 times m2। आपने जो है फाइंड करना है r1 एंड r2 को, ठीक है। फाइंड r1 एंड r2। चलें जी, सबसे पहले तो अगर हम इस बात को रियलाइज करें कि भाई हमारे पास m1 इज इक्वल्स टू 4 times m2, तो सबसे पहले तो यार हमारे पास टाइम पीरियड दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 pi ओवर टाइम पीरियड दैट इज 4 times 365 times 24 times 60 times 60। हम सबसे पहले जो है ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 pi डिवाइडेड बाय 4 times 365 times 24 times 60 times 60, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोना बी 4.98 एक्सपोनेंट नेगेटिव 8 रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा, अब हम लोग अगर इस बात को रियलाइज करते हैं दैट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स आर दिस, ठीक है, मतलब r1 प्लस r2 की वैल्यू इसने दी हुई है 6 एक्सपोनेंट 10, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन इज दैट r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 6 एक्सपोनेंट 10, ठीक है जी। अच्छा, एक इक्वेशन ये आ गई जिसमें हमारे पास r's अननोन है। अच्छा, और एक इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी दैट m1 ओवर m2 इज इक्वल्स टू r2 ओवर r1। m1 ओवर m2 इज इक्वल्स टू r2 ओवर r1। सेकेंड इक्वेशन ये थी, इसने यहाँ पे बता दिया है कि m1 इज इक्वल्स टू 4 times m2, सो m1 ओवर m2 की वैल्यू हमारे पास इसने 4 दे दी है। m1 ओवर m2 की जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज 4 इज इक्वल्स टू r2 ओवर r1। दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें ओमेगा की रिक्वायरमेंट नेक्स्ट किसी पार्ट में यूज होनी थी, बट ये तो डायरेक्टली हो गया यार, ठीक है। इसमें तो ऐसा कोई कहानी नहीं बनी, बहुत बड़ा ही सिंपल है। r1 की वैल्यू हमारे पास आ गई r2 ओवर 4, ठीक है जी। इधर पुट कर देंगे r1 प्लस r2 ओवर 4, सॉरी r2 over 4 is plus r2 is equals to 6 exponent 10। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4r over 4 हो जाएगा ये। 5r2 is equals to 6 exponent 10 to the power of 10 multiplied by 4 divided by 5। आपकी r2 की वैल्यू आ रही है 4.8 एक्सपोनेंट 10, और r1 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5 एक्सपोनेंट 6 एक्सपोनेंट 10 माइनस आंसर 6 एक्सपोनेंट 10, दैट इज द टोटल सेपरेशन माइनस 1 का डिस्टेंस would give you the value of r2 which is r1 sorry 1.2 exponent 10।
तो ये हमारे पास इन दोनों की कैलकुलेशन आ जाएगी। मीनवाइल इसके एक्चुअल क्वेश्चन पे जाते हैं जस्ट टू रियलाइज कि इसके पहले पार्ट में क्या रिक्वायरमेंट। मई जून 2016 पेपर 4 2 क्वेश्चन नंबर 1। ये इसके एक्चुअल क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सवाल है वो मेरा बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे। देखिए अब ये बाइनरी स्टार सिस्टम बताया हुआ है। देयर आर टू स्टार्स मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। The stars in circular orbit. The stars are in circular orbit and both stars orbit A and B with the distance d from the center of the star A. ये distance d दिया हुआ है, then definitely this is going to be 2.8 exponent 11 minus d. अच्छा, सर 2.8 एक्सपोनेंट 11 माइनस डी क्यों किया? क्योंकि किलोमीटर्स था, मैंने इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया एंड देन इससे मेरे पास डी मीटर्स में ही आएगा। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन व्हाई द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ स्टार्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड। देखो यार हमारे पास सिंस ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स provides centripetal force, it will be equal according to Newton's third law. I think ये बात सबको रियलाइज होती है that g m1 m2 over r square the force like these two forces are always equal. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों मास के बड़े होने से दूसरे मास के छोटे होने से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होती है। यही हम लोग पूरे सेक्शन में ये बात डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो दैट इज लाइक ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द स्टार्स अबाउट पॉइंट P is 4 years. Calculate the angular speed. So angular speed would be 2 pi over time period. That is going to be 2 pi 4x to 365 into 24 into 60 into 60. तो 2 pi divided by 4 into 365 times 24 times 60 times 60, आपके पास जो एंगुलर स्पीड आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 4.98। तो 5 एक्सपोनेंट -8 रेडियंस पर सेकेंड कर दे। अच्छा गाइस, अब यार ये हमारी एंगुलर स्पीड तो आ गई है। अब क्या इस स्टेटमेंट बोल रहा है? द सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द स्टार इज दिस, the mass of the star A is this, the mass B is this, ratio is given, determine the distance. अच्छा, हम लोग को पता है यार कि ये दोनों स्टार्स सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं m1 r1 ओमेगा स्क्वायर या ma ra ओमेगा स्क्वायर कहूँ तो वो mb rb ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ओमेगास कैंसिल हो जाएंगे, ma ओवर mb बराबर हो जाएगा आर बी ओवर आर ए के, जो हमने पढ़ा कि मासेस इनवर्सली रिलेटेड होते हैं फ्रॉम द डिस्टेंस। अच्छा, एम ए ओवर एम बी की वैल्यू इसने 3 दी हुई है। व्हेन इट कम्स टू रेडियस ऑफ बी, आर बी इज, अच्छा अब देखें ना, ये हम लोगों ने साल शुरू में निकाल लिया था। ये वाली वैल्यू हमारे पास 2.8 एक्सपोनेंट 10 माइनस डी हो जाएगी एंड दैट वैल्यू इज डी। तो हमारे पास आर ए इज डी एंड आर बी इज 2.8 एक्सपोनेंट 8 माइनस डी। अच्छा सर 11 क्यों नहीं लिया? क्योंकि आंसर किलोमीटर्स में ही चाहिए था, तो मैंने कहा क्यों लंबी करें। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 4d इज इक्वल्स टू 2.8 एक्सपोनेंट 8, 2.8 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 4, आपकी वैल्यू जो आएगी दैट इज गोना बी 7 एक्सपोनेंट 7 किलोमीटर्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू यू एज वेल। ये हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ डी आ जाएगी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलता है यूजिंग योर आंसर इन A2 एंड B1 डिटरमाइन द मास MB ऑफ द स्टार। अच्छा, अगर गौर करें तो हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस की है that gravitation force provides the centripetal force. तो G M A M B over R squared। अब इसमें सेपरेशन थ्रू आउट 2.8 एक्सपोनेंट 8 लेंगे। ठीक है, 2.8 एक्सपोनेंट 8, बट आई वुड यूज इट इन मीटर्स क्योंकि डेफिनेटली मुझे अब आंसर किलोग्राम्स में चाहिए। इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स एम बी चाहिए, तो मैं M A R A
ओमेगा स्क्वायर यूज करूंगा। एम ए कैंसिल हो जाएगा, तभी मैं एम ए आर ए ओमेगा स्क्वायर यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं एम बी की वैल्यू मास ऑफ बी मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा जरा साफ सुथरा करते हैं इसको, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एम बी इज इक्वल्स टू आर ए। आर ए इज दिस, दैट इज बेसिकली डी, जो हमने कैलकुलेट किया 7 एक्सपोनेंट 7, वो भी किलोमीटर्स में कैलकुलेट किया है, तो उसको मैं 7 एक्सपोनेंट 10 करूंगा, क्योंकि आई वुड कन्वर्ट इट इन मीटर्स। अच्छा जी, और ओमेगा हमने कैलकुलेट किया है 5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 8, और उसका मैं स्क्वायर करूंगा। अच्छा जी, इससे ये भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2.8 एक्सपोनेंट 11 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड एम बी विल बी 7 एक्सपोनेंट 10 multiplied by 5 exponent negative 8 square time 2.8 exponent 11 divided by 6.67 exponent negative 11. So this is a very very good question. थोड़ा सा ये है कि टेक्निकल था। आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.1 एक्सपोनेंट 29 किलोग्राम्स। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज मई जून 2020 पेपर 4.1 एंड 4.3। सबसे पहले बोलता है व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स S1 and S2, each in a circular orbit. The orbit of each star in a system has a period of rotation t. Observation of the binary star from Earth is represented in figure 1.1. ठीक है, observed from Earth, the angular separation of the centers of S1 and S2 is this. ठीक है, the distance of the binary star from the Earth is this. Show that the separation S1 and S2 is 1.8 exponent 12. ठीक है जी, the orbit of each, ठीक है, the orbit, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है बेसिकली, इट्स एक्सप्लेनिंग दैट कि सर हमारे पास जो है सेपरेशन ये है, जो दो स्टार्स हैं उनके सेंटर्स जो हैं उनकी एंगुलर सेपरेशन, जो एंगुलर सेपरेशन दी हुई है दैट इज 1.2 एक्सपोनेंट नेगेटिव 5, और उन दोनों स्टार्स का डिस्टेंस इज 1.5 एक्सपोनेंट 17। ठीक है, तो मैं S इक्वल्स आर थीटा लगा देता हूँ। S की वैल्यू हमें चाहिए, R इज 1.5 एक्सपोनेंट 17, एंड एंगल तो रेडियंस में ही दिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इसमें सच कुछ करना है। 1.5 एक्सपोनेंट 17 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 एक्सपोनेंट नेगेटिव 5. Separation is okay. My separation is 2.17 and S equals R theta. R theta. Oh sorry, 1.2 है ना मेरा कैलकुलेटर, मैंने 1.5 पुट कर दिया। ठीक है, आगे S equals R theta, मेरी वैल्यू एग्जैक्टली आ रही है 1.8 एक्सपोनेंट 12। ठीक है, यही हम लोगों ने शो करना था। ठीक है, the stars S1 and S2 rotate with the same angular velocity about a point P as illustrated in the figure 1.2. Point P is at a distance of x from the centers of the star S1. The period of rotation of the stars is 42.2 years. ठीक है, calculate the angular velocity 2 pi over time period. अच्छा, पहले जो दो पार्ट्स होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, इसको जो है सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हमारे पास आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय 44.2, 4.51, so 4.5 exponent negative 7, negative 9.
That is basically the value of angular velocity. By considering the forces acting on the two stars, show that the ratio of the masses is given by this action. Well, m1 r1 omega square is equals to m2 r2 omega square. ठीक है, अब तो ये बात हम लोग पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं. ठीक है, मास ऑफ s1 एंड s2, एक का x है डिस्टेंस, दैट इज s1 का x है, एंड देन दिस इज d माइनस x. ओमेगा कट जाएगा. m1 है s1 का मास और इसका डिस्टेंस जो है दैट इज x, इज इक्वल टू m2 है s2 का मास, ये एक ही मास है. ठीक है, मैंने सिर्फ नाम ऐसे दिया है, और इसका डिस्टेंस है d माइनस x. तो इसको मैं लिख देता हूं मास ऑफ s1 टाइम्स x इज इक्वल्स टू मास ऑफ s2 times d minus x. It's as simple as it gets. Mass of s1 over mass of s2 is equals to d minus x over x. ये तो यार वही सेम क्वेश्चंस, बस वर्डिंग थोड़ी थोड़ी चेंज आती है, बट बाइनरी स्टार के केसेस वही हैं. ठीक है, द मास m1 of a star s1 is given by this expression. ठीक हो गया जी. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब where g is the gravitational constant, the ratio is found to be 1.5. Use data and your answer to determine the mass m. ठीक है जी. अब हमारे पास इन्होंने यहाँ पे क्या क्या बातें दी हुई हैं. d की वैल्यू सेपरेशन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में निकाली, दैट इज 1.8 एक्सपोनेंट 12, और ओमेगा हम लोगों ने निकाली, दैट इज 4.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 9. तो इसमें तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही है. 6.67 एक्सपोनेंट नेगेटिव 11 जी की वैल्यू है. m1 हमें निकालना है. d स्क्वेयर्ड इज 1.8 एक्सपोनेंट 12 स्क्वेयर्ड, 1.8 एक्सपोनेंट 12 माइनस. अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ द रेशियो इज फाउंड टू बी 1.5, मतलब d माइनस एक्स ओवर एक्स का रेशियो जो है 1.5 बताया हुआ है. तो यहाँ पे d minus x is equals to 1.5x, d is equals to 2.5x, d over 2.5 is equals to x. d over 2.5 की वैल्यू आ जाएगी 0.4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.4d. तो यहाँ पे 0.4 टाइम्स बाय d is 1.8 एक्सपोनेंट 12, एंड देन ओमेगा हम लोगों ने निकाला था, दैट इज 4.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 9 स्क्वेयर्ड. अच्छा जी, तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है. इसको कैलकुलेटर में डालते हैं. 1.8 एक्सपोनेंट 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1.8 एक्सपोनेंट 12 माइनस 0.4 into 1.8 exponent 12, and then it's multiplied by 4.9 exponent negative 9 squared, and then divided by 6.67 exponent negative 11, and the final version जो I'm getting is 1.1 exponent 30. So ये फाइनल वर्जन हो जाएगा, एंड दैट कॉल्स इट अ डे. ये कॉन्सेप्ट था बाइनरी स्टार्स का. हमने जितने क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया. मीनवाइल इफ देयर इज एनी इशू जस्ट टू लेट मी नो, एंड दैट्स इट फॉर ग्रेविटेशन. वी आर डन विद द होल चैप्टर. आप पास में इसके रिकॉर्डिंग्स को जरूर एक्सेस कीजिएगा, एंड देन मीनवाइल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑसिलेशंस आर ऑलरेडी अपलोडेड, and we'll be starting off with the thermal part in the next lecture. Take care, guys.